हाय गुड मॉर्निंग गाइज, मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करूंगा। जैसा कि आप वेट कर रहे होंगे कल वीडियो, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण कल वीडियो प्रोवाइड नहीं किया जा सका आपको, लेकिन आपको प्रयास रहता है कंटिन्यू वीडियो दिया जाए। और रही बात सिलेबस पूरा होने की, तो डोंट वरी, आपको लगभग दिसंबर लास्ट तक या दिसंबर तक मैं सिलेबस पूरा करा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बट आप इतना प्रयास करिए कि जो भी पढ़ाया जाए उसको आप बराबर पढ़ते रहिए, उसको बराबर नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए, ठीक है। इतना आप प्रयास करिएगा। बाकी सिलेबस पूरा करने की जिम्मेदारी गाइज मेरी है, आप उसके लिए घबराइए मत, ठीक है। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण कल वीडियो नहीं जा सका, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज मैं फिर से आपको वीडियो नेक्स्ट का देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कैसे हैं? बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, खाइए पिए मस्त रहिए गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। केवल पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य पर टिके रहिए। 2022 से एग्ज़ाम के लिए और 2021 के एग्ज़ाम के लिए आप लगे रहिए। तो आइए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 12th पता ही है आपको, जो हमारा तीसरा चैप्टर बन चलेगा वो जनन स्वास्थ्य होगा। इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं इंग्लिश में, अर्थात रिप्रोडक्टिव माने जनन, हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य, अर्थात हम जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। और इसकी पहली हेडिंग भी क्या है? जनन स्वास्थ्य है। तो हम आज इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सबसे पहले आप ये समझिए कि स्वास्थ्य क्या है, फिर हम जनन समझेंगे, ठीक है। जैसा कि गाइस जनन माने मैंने पहले बताया है कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। और स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? सपोज करिए किसी को भी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया अर्थात जनन करना है। अगर उस व्यक्ति को कोई बीमारी है, बुखार हुआ है, हाई टेम्परेचर, या कोरोना हुआ है, या कोई और लक्षण है, तो अब आप बताइए ऐसी बीमारी में की अवस्था में क्या शरीर का जो जननांग है वो प्रजनन करने योग्य होगा? नहीं होगा। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ बेटा, कि शरीर के जितने सिस्टम हैं, ठीक है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, पोषण तंत्र, प्रजनन तंत्र, सबका कंट्रोल कहाँ से होता है? ब्रेन से होता है, मस्तिष्क से होता है। तो स्वाभाविक सी बात है जो जननांग आपके हैं उनका भी कंट्रोल मस्तिष्क से होता है, ठीक है। अगर मानसिक रूप से आप बीमार हैं, शारीरिक रूप से बीमार हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जनन क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, अर्थात ऐसी दशा को हम कहेंगे कि आपको जनन रोग हुआ है। समझ में आई बात कि नहीं भाई? जब कोई व्यक्ति क्या करे, संतान नहीं उत्पन्न कर पा रहा, किसी कारण प्रजनन क्रिया नहीं संपन्न हो पा रही है, तो ऐसी दशा, ऐसी कंडीशन में क्या मानोगे कि पक्का वो किसी न किसी रोग से पीड़ित होगा, राइट। तो आइए हम सीधा टॉपिक चलते हैं, ज़्यादा लेक्चर नहीं देना है, टॉपिक टू टॉपिक चर्चा करना है। तो जनन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्या है? व्हाट डू यू मीन अबाउट हेल्थ? एवरी गाइज बोलो, हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य बहुत सारे लोगों से पूछेंगे, नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे। स्वास्थ्य शरीर की वह दशा है, ठीक है, या शरीर की वह दशा जिसमें व्यक्ति क्या करे, समस्त कार्यों को सुचारू रूप से कर ले, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। चूंकि हमारा टॉपिक जनन है तो इसमें जनन जोड़ देंगे कि शरीर की वह दशा, ध्यान देना, अब इसकी डिफिनेशन हम बताने जा रहे हैं। शरीर की वह दशा जिसमें कोई व्यक्ति क्या करे, जनन क्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कर ले, उसी को हम क्या कहते हैं? जनन स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि चूँकि मानव की बात है तो मानव को लेंगे कि मानव शरीर की वह अवस्था या वह दशा, ठीक है, जिसमें जनन क्रिया सुचारू रूप से संपन्न होती है, ठीक है, संपन्न होती है, उसे हम जनन स्वास्थ्य, ठीक है, जनन स्वास्थ्य कहते हैं, उसे हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं गाइस, ठीक है। ये आपका हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं इंग्लिश में। कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश में भी बोला करिए, लिखा करिए सर, तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है बेटा, ठीक है। तो बोलो जनन स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य माने शरीर की दशा, कैसी दशा? जनन करने के लिए जो दशा है, जो दशा होनी चाहिए, जो कंडीशन होनी चाहिए बॉडी की, उसी को हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। तो लिखा मानव शरीर की वह दशा जिसमें जनन क्रिया सुचारू रूप से संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? जनन स्वास्थ्य कहते हैं। ये मैंने एक ऐसे डिफिनेशन बताया जो कि आपके लिए क्या हो, आसानी से एक्सेप्ट हो जाए, आप उसे आसानी से देख सकेगा इस, ठीक है। अब एक डिफिनेशन बेटा WHO के अनुसार है, क्या है? WHO के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य, ठीक है।
मतलब ये जो ऊपर की परिभाषा मैंने आपको दी ये तो हम लोग अकॉर्डिंग है, बट जो WHO ने अपनी एक परिभाषा दी है, ठीक है, उसका क्या मतलब है। सबसे पहले WHO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली एक ऐसी संस्था है जिसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन है। ठीक है, जैसे दोस्तों अभी कोरोना की महामारी है तो कोरोना के जो लक्षण डिसाइड किए गए हैं कि इसमें बुखार होता है, सर्दी होती है, ठीक है, इस तरह से ये जो लक्षण है कोरोना के हैं इनको कौन डिसाइड किया, कौन डिनोट किया, WHO ने दिया। ठीक है, तो अभी आपको पता होना चाहिए, एक नंबर का इंटर बायोलॉजी पूछ भी लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले 2 संस्थाओं का नाम बताइए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो आप यहाँ पर एक नाम तो पता है WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था है जो पूरे दुनिया में बीमारियों से लड़ने, रोगों से होने वाले बचाव, रोकथाम या फंड जुटाकर उसके और भी कार्यों के लिए क्या करता है, WHO वर्क करता है। समझ में आई बात कि नहीं। तो इस तरह से WHO ने स्वास्थ्य की अपनी एक परिभाषा दी है कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य व्यक्ति के मानसिक, ठीक है, शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक, ठीक है, सामाजिक स्वास्थ्य से है। ठीक है, WHO से अगर आप पूछें कि स्वास्थ्य क्या, जनन स्वास्थ्य क्या है, तो ये कह रहा है कि हमारा जो जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य है वो व्यक्ति के मानसिक रूप से स्वस्थ होने के, ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ और उसके भावात्मक का मतलब क्या है कि सपोज करिए मेल और फीमेल के बीच रिप्रोडक्शन होना है तो उस रिप्रोडक्शन में दोनों के बीच एक भाव भी होना चाहिए, ठीक है, एक भावात्मक विचार भी होने चाहिए, ठीक है, और सामाजिक का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर जो सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकता होती है, वो भी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से होना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति में जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य मस्तिष्क रूप से स्वस्थ होने, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने, भावात्मक रूप से स्वस्थ होने, व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ होने और सामाजिक रूप से व्यक्ति को क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में इस तरह की प्रक्रिया है तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति में क्या है, जनन स्वास्थ्य बना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, WHO के अनुसार हो गया। ठीक है, बट आपको पेपर में अगर केवल आता है WHO प्रेफरेंस नहीं देता, सिर्फ यही कहता जनन स्वास्थ्य क्या है, क्या लिखोगे, सिर्फ यही लिखोगे कि जनन स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के शरीर की वह दशा है जिसमें वो जनन को सुचारू रूप से क्या करता है, संतान उत्पन्न प्रक्रिया को सुचारू रूप से कर लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जनन स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, और अगर WHO के अनुसार पूछता है तब तो ये भावात्मक, शारीरिक और व्यवहारात्मक, सामाजिकता, ये सब बात तो करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो आई होप कि जनन स्वास्थ्य आपका समझ में हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल मैं फिर दे रहा हूँ, अगर आपको मानसिक रूप से किसी बात को लेकर डिस्टर्ब हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है या घर में कोई बीमार है उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो और आपको संतान उत्पन्न करने के लिए कह दिया जाए, तो क्या आपके बॉडी, आपके शरीर में जो जननांग है, क्या वो उस क्रिया में आपका साथ देंगे उस स्थिति में? हमें नहीं लगता है कि देंगे। ठीक है कि नहीं गाइज, क्योंकि उस समय आपका मेंटल क्या है, उस घर में पीड़ित या बीमार व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपका ये सेंसर जो है वो क्या है, पूरे बॉडी को ऐसे कंट्रोल किया है, निगेटिव किया है। समझ में आई बात नहीं? ऐसे कंडीशन में मुझे नहीं लगता है कि आप प्रजनन या संतान उत्पन्न करने प्रक्रिया कर ले। इसलिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, भावात्मक रूप से भी व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। ये सब क्या है, जनन स्वास्थ्य कंडीशंस है। ठीक है गाइस, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करिए सभी लोग, तो नोट कर लियो गाइज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेडिंग की ओर। आज का जो हमारा नेक्स्ट शेडिंग होगा बेटा वो प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा, अर्थात जनन स्वास्थ्य की समस्याएं। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके गाइज,
प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब जो जनन स्वास्थ्य आपका होना चाहिए वो क्या है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं भी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं, अर्थात उनको बेबी नहीं होता है, प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, क्या कारण हो सकते हैं, उनमें कुछ कारणों को हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि पहला है जनन स्वास्थ्य की समस्या में किशोरावस्था में उचित यौन शिक्षा का अभाव होना। मतलब कि किशोरावस्था का मतलब है कोई भी बालक की 18 के पहले की जो है 12 से 18 साल की बीच की जो एज है बच्चे की, वो किशोरावस्था होती है। ठीक है, ऐसी अवस्था में उन बच्चों को क्या होना चाहिए, उचित यौन शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, अगर उसे यौन शिक्षा नहीं दोगे तो अभाव रहेगा, नहीं जानते रहेंगे तो क्या होगा, उनके लाइफ में जब जनन प्रक्रिया संपन्न होनी है तो वहाँ पर वो जनन रूप से क्या होंगे, अस्वस्थ महसूस करेंगे। ठीक है कि नहीं, अर्थात संतान उत्पन्न करने में अक्षमता होगी। इसीलिए किशोरावस्था में बच्चों को उचित यौन शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं दे रहे हो, अभाव है, तो ये जान लीजिए जनन स्वास्थ्य की क्या है, समस्या है। दूसरा, बाल्यावस्था में विवाह, ये भी जनन स्वास्थ्य की समस्या है। बहुत सारे बच्चों की शादी 14 साल 15 साल में भी, जैसे कि आज से बहुत साल पहले की बात करें तो बाल्यावस्था विवाह की अपने यहाँ प्रथा ही थी। पहले बाल्यावस्था का मतलब क्या होता है बेटा, किशोरावस्था के पहले की बात कर ले या 15 साल 16 साल में अगर शादी हो जा रही है तो ये जो विवाह की अवस्था है, अगर इस अवस्था में किसी बच्चे की शादी या विवाह हो रहा है तो ये भी जनन स्वास्थ्य की समस्या पैदा कर देगी, किसी न किसी रोग से पीड़ित कर देगी, कोई न कोई प्रक्रिया या कोई न कोई संचार या व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जिससे जनन क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। तीसरा है जनन स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार न करना। आपको ये समस्या है, अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी राज्य में या किसी भी देश में वहाँ के गवर्नमेंट द्वारा टीवी पर, रेडियो पर अगर जनन स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें, ठीक है, इन सब के बारे में अगर प्रचार प्रसार सरकार नहीं करेगी, गवर्नमेंट नहीं करेगी टीवी पर, रेडियो पर, तो बच्चों को जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में भी जनन स्वास्थ्य बनाए रखना आसान नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या है, शारीरिक मानसिक भावात्मक रूप से बीमार होना। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार है तो जनन स्वास्थ्य की समस्या है। अगर मानसिक रूप से बीमार है, मेंटल कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन है, तब भी समझ लीजिए वो क्या है, जनन स्वास्थ्य की समस्या है उसके लिए। ठीक है, अगर भावात्मक रूप से अगर मेल को फीमेल के प्रति या फीमेल को मेल के प्रति कोई भाव ही नहीं है, कोई प्रेम ही नहीं है, तो वो भी जनन स्वास्थ्य की क्या है, समस्या है। और यही सब क्या है आपके बेटा, जनन स्वास्थ्य की कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में मैंने, और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। फटाफट नोट करें सभी गाइज। तो नोट कर लिया होगा गाइज आप लोगों ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, जो पढ़ना है स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य की कार्य नीतियाँ। ठीक है, अर्थात व्हाट आर प्लान ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब जनन स्वास्थ्य कैसे बना रहे किसी व्यक्ति में, उसके लिए क्या प्लान होने चाहिए, क्या कार्य नीतियाँ होनी चाहिए। समस्याएं आपने देखा, अब हम उस समस्या से कैसे निपटेंगे, उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए, इन सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं, तो अब हम चर्चा करेंगे इसमें। आइए देखते हैं कि प्लान ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पहला, बहुत सारे प्लान हो सकते हैं, बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, बट कुछ का यहाँ पर हम आपको क्या कर रहे हैं, परिचय देने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे किशोरावस्था में यौन शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ठीक है गाइस, क्या होना चाहिए, किशोरावस्था में बच्चों के लिए यौन शिक्षा का क्लास में या फिर और भी माध्यम से प्रचार प्रसार करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि कैसे जनन स्वास्थ्य को बनाए रखना है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, दूसरा है स्वास्थ्य और सुरक्षित यौन संबंध की जानकारी देना, स्वस्थ और सुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हो या गर्ल्स बॉयज कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ऐसे लोगों से भी रिलेशन बना लेते हैं जिसको कोई पहले से बीमारी हुई हो, जनन संबंधी बीमारी जैसे एड्स वगैरह, तो ये बीमारी उनमें भी ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे उनको भी आगे चलकर क्या होता है, जनन स्वास्थ्य में बहुत सारी समस्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऐसी इसीलिए क्या होना चाहिए कि स्वस्थ और सुरक्षित यौन संबंध क्या है, इसका महत्व क्या है, इन सब बातों को भी बच्चों को बताना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, दृश्य व श्रव्य साधन द्वारा रेडियो टेलीविजन पर प्रचार करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारी सरकार है, उसको क्या चाहिए, समय समय पर, जैसे आप टीवी सीरियल देख रहे हो, प्रचार आता है किसी चीज़ का, उसी प्रकार से क्या होना चाहिए, दृश्य माने टेलीविजन, श्रव्य माने रेडियो के माध्यम से क्या होना चाहिए, यौन सुरक्षा या फिर जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी देना चाहिए। ठीक है, फिर है गैर सरकारी संगठन को भी आगे आकर कार्य करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जैसे NGO वगैरह या और भी हैं,
तो उनको क्या करना चाहिए, उनको भी आगे आकर के जनन स्वास्थ्य के बारे में कार्य नीतियाँ बना करके उसे भी समय समय पर क्या लोगों के बीच में उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, गर्भवती महिला की उचित देखभाल करना चाहिए। सपोज करिए किसी महिला में प्रेग्नेंट है तो उसको भी क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, समय पर क्या चाहिए, कितना आयरन चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, इन सब बातों का भी क्या होना चाहिए, उचित समय पर देखभाल करना चाहिए, ताकि जो है स्वस्थ बच्चा जो पैदा हो, स्वस्थ पैदा हो, माँ भी सुरक्षित और बच्चा भी सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, फिर एक जो इम्पॉर्टेंट है, विवाह की आयु और उसके महत्व को समझाना चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे गार्जियंस क्या बच्चे की शादी 16 में 17 में कर दे रहे हैं, तो ये भी उनको समझाना चाहिए, बचाना चाहिए, बताना चाहिए कि इससे ये भी प्रॉब्लम आगे आकर के जनन प्रक्रिया, जनन स्वास्थ्य में हो सकता है। सपोज करिए कम उम्र शादी होगी तो प्रजनन क्रिया में क्या होगी, प्रॉब्लम पैदा होगी, हो सकता है डिलीवरी के समय बच्चा मर जाए या माँ मर जाए, ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से उसका जो जननांग है मैच्योर नहीं हुआ इस चीज़ के लिए, इसलिए इनका भी क्या होना चाहिए, विवाह की उम्र निर्धारित और उसके महत्व को भी क्या लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में समझाना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये रहा जनन स्वास्थ्य की कुछ कार्य नीतियाँ। ठीक है कि नहीं, सम इम्पॉर्टेंट प्लान ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं गाइस। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, उल्लवेधन अर्थात एमनियोसेंटेसिस पढ़ाएंगे। उल्लवेधन किसे कहते हैं आपसे पूछा जाता है, बहुत सिंपल है, रटना ही नहीं है, लेकिन हाँ एक साथ और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में ये टिप्पणी के रूप में आपसे 1 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है बेटा, पेपर में 1 नंबर का टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, इसलिए इसे यहाँ पर ध्यान समझो और इसमें कुछ नहीं है, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, पहले समझिएगा, वेधन मीन्स क्या होता है बेटा, छेदना। वेधन मीन्स क्या होता है, छेदना। जैसे किसी को हम सुई लगा रहे हैं तो ये क्या हुआ, सुई लगाने के बाद वहाँ छेद हो जाता है ना, इसको वेधन कहते हैं। सुई लगाने की क्रिया को एक तरह से क्या कह दिए, वेधन कह दिए। और उल्ल का मतलब होता है उल्ब। उल्ब क्या है कि बच्चा गर्भ में जिस झिल्ली में है उसे उल्ब कहते हैं। ठीक है, बच्चा क्या है, एक झिल्ली में चारों ओर बंद है, उस बच्चे और झिल्ली के बीच में क्या है, लिक्विड भरा होता है। तो होता क्या है, आप ये समझ लीजिए कि यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार की ऐसी तकनीकी है। ठीक है, ऐसी तकनीकी है जिसकी सहायता से, ठीक है, जिसकी सहायता से, ठीक है, जन्म से पूर्व, ठीक है, बच्चे में, जन्म से पूर्व बच्चे में होने वाले आनुवांशिक रोग, ठीक है, आनुवांशिक रोगों का पता लगाया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, पता लगाया जाता है। ठीक है, क्या है, उल्लवेधन क्या है, एक प्रकार की ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से किसी भी बेबी में जन्म लेने से पहले ही ये पता लगा लिया जाता है कि पैदा होने वाले बेबी में कौन सा आनुवांशिक रोग है। क्योंकि आनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई सुई नहीं है, इसलिए वो जन्म से पहले पता लगा लेते हैं कि हाँ बच्चे में कोई आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग मतलब गुणसूत्रों की गड़बड़ी से जो रोग हो। ठीक है, और अगर किसी बच्चे में गुणसूत्र की गड़बड़ी हो गई और वो बच्चा जब पैदा होगा तो उसमें जो रोग है उसका कोई इलाज संभव नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं कि उल्लवेधन प्रक्रिया द्वारा ये ज्ञात कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे में कोई गुणसूत्र की गड़बड़ी हो और उस गड़बड़ी से कोई रोग उत्पन्न होता हो। ठीक है गाइस, तो ये क्या है बेटा, एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से जन्म से पूर्व बच्चे में होने वाले आनुवांशिक रोगों का पता लगाया जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि वह तकनीक जिसकी सहायता से जन्म लेने से पहले बच्चे में होने वाले आनुवांशिक रोगों का पता लगाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उल्लवेधन अर्थात एमनियोसेंटेसिस कहते हैं गाइस। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन अब सवाल विधि कैसे, मेथड्स कैसे करते हैं जांच, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं कि सपोज करिएगा आप, ठीक है, सपोज करिए ये भ्रूण है और इसी में आपका जो है क्या कहते हैं कि बेबी है। ठीक है गाइस, ये इस तरह से ऐसे ही बेबी है, मान लीजिए ये, ठीक, ये आपका क्या है बेटा, ये बेबी है। बेबी का मतलब ये आपका क्या है, बच्चा है। और ये जो झिल्ली है ये, ठीक है, झिल्ली के अंदर जो ये खाली स्थान है जहाँ पे बच्चा है, इसे हम कहते हैं एमनियोटिक कोश। एमनियोटिक कोश कहते हैं।
और इसमें क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, ऐसे द्रव भरा होता है, ठीक है। इस द्रव को हम कहते हैं एमनियोटिक द्रव। एमनियोटिक क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं, राइट, ठीक है, एमनियोटिक द्रव कहते हैं। अब क्या होता है कि इस द्रव में जब ये बच्चा जाइगोट के रूप में था, भ्रूण के रूप में था, निषेचन के रूप में, उसी समय इसमें भी ठीक उसी प्रकार की कोशिकाएं बनी हैं जिसमें जिस टाइप कोशिकाएं इस बच्चे के बॉडी में है, ठीक है। तो उसी में क्या करते हैं कि एक विशेष प्रकार की सुई होती है, उस विशेष प्रकार की सुई को हम सावधानी पूर्वक, ठीक है, माँ के गर्भ को बचाते हुए, भ्रूण नाभिनाल अपना प्लेसेंटा को बचाते हुए क्या करते हैं, भ्रूण में ऐसे इंजेक्ट करेंगे और इंजेक्ट करने के बाद इसका जो लिक्विड है उसको निकालेंगे, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पर मैंने सुई लगाया ऐसे, और लगा करके क्या हुआ, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी सुई है, ठीक है, ये सुई से मैंने क्या किया, इसे निकाला, इसे निकाल करके अब इसे क्या कराएंगे, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। रखने के बाद अब इसको, इसमें जो कोशिकाएं हैं उसको संवर्धन कराएंगे, मतलब ग्रो कराएंगे, ऊतक बनाएंगे, फिर उसमें गुणसूत्र को निकाल कर देखेंगे कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 46 गुणसूत्र होने चाहिए, 46 है, और 23 जोड़े में होने चाहिए, जोड़े में है कि नहीं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो रिजल्ट सामने होगा कि हाँ इस बच्चे में ये बीमारी होगी, क्योंकि ये गुणसूत्र क्या है, गड़बड़ है। और अगर सब कुछ सही है तो दैट्स नो प्रॉब्लम, बेबी तो जन्म लेगा, नॉर्मल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अर्थात उल्लवेधन क्या हुआ, अब आप क्या कहोगे, उल्लवेधन एक ऐसी तकनीकी है जिसकी सहायता से जन्म लेने से पहले ही बच्चे में ये पता लगा लिया जाता है कौन सा आनुवांशिक रोग है या नहीं है, ठीक। कैसे करते हैं, इस विधि में एक विशेष प्रकार की सुई को लेकर के क्या करते हैं कि बेबी वाले स्थान अर्थात कहाँ पर, भ्रूण के पास क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक इंजेक्ट कराते हैं ताकि बेबी को या किसी और पार्ट को टच न करे। इंजेक्ट करा करके जो आपका एमनियोटिक कोश है, यहाँ पर जो लिक्विड है इसे निकालते हैं, निकाल कर इस लिक्विड में उपस्थित कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, डेवलप करा के गुणसूत्रों का अध्ययन करेंगे, कोशिका में जो गुणसूत्र है, और देखेंगे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। उसी हिसाब से परिणाम आपके सामने होगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह से मैंने आपको क्या कहा, उल्लवेधन बता दिया। हाँ, एक और बात जो बता रहे थे, ये पेपर में टिप्पणी के रूप में 1 नंबर का आता है, इसलिए गाइस ध्यान दीजिए, इसे रटना ही नहीं है। वेधन माने छेदना, सुई लगाना, उल्ल मतलब होता है उल, उल का मतलब ये पूरी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है कि नहीं। तो यही आपका क्या है, उल्लवेधन है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो गाइस नोट कर लिया होगा। अब हम आज की जो नेक्स्ट हेडिंग चर्चा करने जा रहे हैं आपसे, वो क्या है, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इस पर निबंध आएगा बेटा, टिप्पणी नहीं आएगा, 1 नंबर का कुछ नहीं आएगा। इस पे जब भी आएगा लॉन्ग आएगा, तो आप लोग समझ रहे होंगे जनसंख्या विस्फोट क्या है, बट हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के लेकर के बताएंगे जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जनसंख्या विस्फोट को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। जनसंख्या का बढ़ना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। लेकिन कैसे, ठीक है, जैसे पटाखा है, विस्फोट करेगा तो ऐसे धीरे से थोड़ी करेगा, ऐसे झटके में करेगा, कम समय में ज़्यादा दूरी तक जाएगा। यानी जनसंख्या में क्या अचानक वृद्धि होना या जनसंख्या में तेज़ी के साथ वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। समझ में आई बात कि नहीं। जैसे अभी क्या है कि अगर हम सन 1947 के आसपास की बात करें, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी, और लगभग सन 50 के आसपास अगर 35 करोड़ है तो अगले 50 साल यानी 2000 सन 2000 के आसपास की आके जनसंख्या कितनी हो गई, बोलो 100 करोड़ हो गई, और 2020 में आकर के 125 करोड़ हो गई। अर्थात जो हमने 2011 में गणना किया था सरकार ने जनसंख्या को ज्ञात करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग लगभग 125 करोड़ लोग थे। लेकिन अभी 2021 आने वाला है, हर 10 साल बाद जनगणना सरकार कराती है, वहाँ पर शायद जो हमारा अनुमान है कि हमारी जनसंख्या भारत की जो हो जाएगी वो 130 से 140 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो ये जो बेतहाशा दर से जनसंख्या बढ़ रही है, इसी जनसंख्या के बढ़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट। आप ऐसे नहीं लिखेंगे जनसंख्या बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट है, गलत बात। विस्फोट मतलब तेजी से, यानी कि किसी भी देश की या किसी भी या पूरे विश्व की जनसंख्या में जो तेजी के साथ अचानक वृद्धि हो रही है, उसी को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जैसे लोग करते क्या हैं आजकल, हम 2 हमारे 10, ये पॉलिसी लोग अपना रहे गाँवों में, शहरों में, ठीक है। तो ये पॉलिसी क्या है, जनसंख्या विस्फोट का कारण है। अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम इतना ही सोचें कि जनसंख्या में हम 2 हमारे 1 या हम 2 हमारे 2 हों, तब भी हमारी जनसंख्या क्या रहेगी, विस्फोट होने से बच जाएगी, अर्थात बढ़ने से बच जाएगी। एक लिमिट रहेगी,
एक सीमित जनसंख्या रहेगी, ठीक है कि नहीं। इसलिए जनसंख्या विस्फोट अब आप क्लियर हो गया। अब जनसंख्या विस्फोट के रीजन्स क्या हैं, कारण क्या हैं, व्हाट आर रीजन, क्या कारण है भाई। पहला कारण तो आपको पता है जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हो सकता है। पहला, अगर हम कारण की बात करें कि जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, तो यहाँ पर पहला होना चाहिए कि शिक्षा, ठीक है, शिक्षा का प्रचार प्रसार ना हो पाना, राइट गाइज। देख रहे होंगे आप लोग कि पहले के समय में जो नहीं पढ़े लिखे थे या कम पढ़े लिखे थे, उनके पास 6 बच्चे, 5 बच्चे, 7 बच्चे हैं, लेकिन जो आज व्यक्ति पढ़ ले रहा है, जैसे हम 1 या 2 से ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं कि 1 या 2 हो जाए, बहुत है, उतने को ही आगे से हम पढ़ा लें, खा लें और अच्छे से उसे हम क्या करें, परवरिश कर सके, पालन पोषण कर सके, वही बहुत है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो उचित शिक्षा का प्रचार, अगर बच्चे को पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं तो वो बच्चा क्या करेगा, अपनी जनसंख्या में इस तरह से वृद्धि करेगा, उसके दिमाग में ये बातें नहीं कि हम अपने बच्चे को क्या पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, कैसे करें, ये सब बात कोई टेंशन नहीं रहे उसे, ठीक है। इसलिए अपने बच्चे को आप क्या करिएगा, उचित शिक्षा का प्रचार प्रसार जरूर करिएगा उसमें, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर नहीं हो पाएगा, ना हो पाना, तो समझ लीजिए फिर क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट से कोई रोक नहीं पाएगा, समझ गए कि नहीं। और दूसरा जो इसका कारण बेटा बाल विवाह भी है। क्या है, बाल विवाह। बाल विवाह का मतलब है कि जैसे आपके यहाँ गवर्नमेंट ने क्या किया इंडिया में कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल निर्धारित किया है, ठीक है। तो इस उम्र में क्या होना चाहिए बताइए, शादी अगर हो रही है तो जनसंख्या सीमित रहेगी। अगर 16 साल में कर दिए, 14 साल में पता चला कि 25 साल पहुंचते पहुंचते 5-6 बच्चे हो गए। इसलिए बाल विवाह करना भी क्या है, जनसंख्या विस्फोट का कारण भी होता है, ठीक है कि नहीं। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, जिन्हें आप जानते भी हो। तो ये जो निबंध के रूप में आएगा, बहुत लंबा लिखना है, तो इसको आप क्या करिएगा, बुक भी उठाइएगा और कायदे से पढ़ लीजिएगा। हम तो 4-6 पॉइंट यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन 4-6 पॉइंट लिखने से काम नहीं है। इसलिए अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल बताएंगे। आज समय ज़्यादा हो रहा है गाइज, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।